वेलकम टू एडजॉइंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आए हुए थे इस बार के एग्जाम में, जो कि कंडक्ट कराया गया था 17 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो जून 2021 का एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया गया था 17 फरवरी 2022 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कोर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पार्ट बी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि पार्ट बी के क्वेश्चन है, द डार्क करंट इन द रेटिना इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर था आपका थर्ड वाला, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे जब भी रेटिना पर रेटिना में क्या रॉड सेल्स होते हैं, कौन सेल्स होती हैं, ये मान लो रॉड सेल्स है। ठीक है, जब डार्क रहता है तो डार्क में इनके अंदर जो वेसाइकल्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो जीपीसीआर है, ठीक है, रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन सिस्टम, वो कैसा रहता है, इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव रहता है तो इसमें जो चैनल होता है आउटर सेगमेंट में वो ओपन रहता है, वो चैनल होता है सोडियम का। ठीक है, और इसके साथ साथ में कैल्शियम भी इनसाइड जाता है। जैसे कि नॉर्मल एक्सॉन होती है, ठीक है, बाद में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, जो पोटेंशियल जनरेट होके जो ये नर्व ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल वैसे ही रॉड सेल्स में भी ऐसे होता है। लेकिन रॉड सेल्स की खास बात यह है कि डार्क में ऐसा होता है। जब डार्क में सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल ओपन रहता है तब क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं फ्यूज होते हैं और रिलीज होते हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ग्लूटामेट। ठीक है, तो सोडियम चैनल ही ओपन क्यों रहता है, क्योंकि सोडियम चैनल गेटेड जो सीजीएमपी गेटेड चैनल ओपन रहता है, साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल ये होता है, जिसकी वजह से ये ओपन रहता है डार्क में। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से ये रोडोप्सिन एंड ट्रांसड्यूसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपका, जो कि जीपीसीआर और जी प्रोटीन वाला सिस्टम। अब वो एक्टिवेट करता है जाके फास्फोडाइस्टेरेस को। फास्फोडाइस्टेरेस एंजाइम क्या करता है, जो साइक्लिक जीएमपी जिसकी वजह से ये चैनल ओपन था उसका लेवल कम कर देता है, क्योंकि ये नॉर्मल जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट ये चैनल ब्लॉक हो जाता है और सोडियम का या कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है और हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर हाइपर पोलराइजेशन। तो पता ये चला कि डार्क में, ठीक है, क्या सोडियम या कैल्शियम चैनल ओपन रहता है। ठीक है, और क्या होता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है तो लाइट में रोडोप्सिन एंड ट्रांसड्यूसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइस्टेरेस एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इस चैनल को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन भी नहीं होता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं होता है। ये रिजल्ट होता क्या है, इसके ब्लॉक होने से, इसके ब्लॉक होने से हो जाता है आपका हाइपर पोलराइजेशन। आई होप ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डज नॉट फंक्शन एज टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो टायरोसिन काइनेज आप लोगों ने पढ़े होगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो या प्लेटलेट्स डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो या इंसुलिन हो। ठीक है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो, इन सब के रिसेप्टर के साथ आर्टिकेज होता है। ठीक है, आर्टिकेज में जैसे ये लिगैंड बाइंड होता है वैसे ये डाइमराइज हो जाते हैं और डाइमराइज होने के बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं। इनके साइटोसोलिक डोमेन में कौन सी एक्टिविटी होती है, टायरोसिन काइनेज डोमेन।
होता है। अच्छा, इंसुलिन का ऐसा रिसेप्टर होता है जो ऑलरेडी ये डाइमर के फॉर्म में रहता है। बाकी इन सब का जो रिसेप्टर है वो भी आरटीकेज है, लेकिन वो पहले मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं, बाद में डाइमराइज होते हैं। एसायोग्लाइकोप्रोटीन ये क्या है? देखो, जैसे बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होते हैं बॉडी में जो कि बनती हैं, स्पेशली लिवर सेल्स हमारी बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है। और प्रोटीन जो भी सेल के बाहर जाती है उसका पूरा एक सिस्टम है, सिक्रीटरी पाथवे। तो मान लो ये एमआरएनए है और ये राइबोसोम ये प्रोटीन बना रहा है और ये प्रोटीन जा रही है ईआर में। ईआर में जब प्रोटीन जाती है तो बहुत सारी जगह पर इन पर क्या हो जाता है, ग्लाइकोसिलेशन हो जाता है। और ग्लाइकोसिलेशन तो होता है और फर्दर ग्लाइकोसिलेशन यहाँ हो जाता है, ठीक है, गोल्जी में हो जाता है। ये गोल्जी आपका हो गया। तो गोल्जी में ज्यादातर जो साइलिक एसिड है वो गोल्जी में लगता है। तो एज ए रिजल्ट जब रिसाइकिल बनेगा और यहाँ फ्यूज हो जाएगा तो ये प्रोटीन जब बाहर आ जाएगी, मान लो ये प्रोटीन है तो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट लगा है तो टर्मिनल पर इसका साइलिक एसिड होगा और ये प्रोटीन फंक्शनल है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसका जो साइलिक एसिड है वो रिमूव हो गया, मान लो ये जो पोर्शन था ये रिमूव हो गया, निकल गया। तो अब जो प्रोटीन बची वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन अब इसको बोल देंगे क्या, एसाया ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब अभी एक ऐसी प्रोटीन है जिससे साइलिक एसिड निकल चुका है और इसका फंक्शन भी थोड़ा सा कम हो गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने में बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनके रिसेप्टर होते हैं। अब वो भी रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये ज्यादा वो भी रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ज्यादातर होते हैं हेपेटोसाइट्स पर, इसके अलावा अदर सेल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एलडीएल वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा या अमीनो 6 फास्फेट वाला रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटिस पढ़ा होगा, जस्ट वैसा ही होता है, ठीक है। तो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है और ये प्रोटीन आपकी अर्ली एंडोसोम से जाके फिर लेट एंडोसोम में चली जाती है और ये प्रोटीन के जो अमीनो एसिड है वो तोड़ दिए जाते हैं और वो रॉ मटेरियल ऐसे दे दिए जाते हैं साइटोसोल में। और जो इसका रिसेप्टर होता है वो रिसाइकिल बैक हो जाता है, जैसे कि एलडीएल रिसेप्टर में होता है। तो ये जो एसाइक्लाइकोप्रोटीन है इसका रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। जब ये नॉन फंक्शनल हो जाती है इसको बॉडी से कम कर दिया जाता है, जो कि ज्यादातर फंक्शन करते हैं लिवर के साथ। तो इसकी साइटोसोलिक पोर्शन में कोई टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है इन यूकैरियोटिक सेल्स कोवैलेंटली अटैच्ड लिपिड हेल्प इन टू एंकर some water soluble protein to the plasma membrane. One group of cytoplasmic protein are anchored to the cytosolic phase of membrane by fatty acid group, myricetate या palmitate. These group are generally covalently attached to which amino acid present at the end terminus of polypeptide. जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी हो, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, सेम नेचर होता है, बाइलेयर। ये मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादातर प्रोटीन अपने कैसी होती हैं, या तो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे। जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो क्या रहेगा, वो भी नॉन कोवैलेंटली इंटैक्ट रहती हैं। और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो भी नॉन कोवैलेंटली इंटैक्ट रहती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनको एट द टाइम यहाँ पर एंकर्ड कर दिया जाता है। तो एंकर्ड करने में ये जो पोर्शन है ये लगा दिया जाता है और ये पोर्शन जो है मेम्ब्रेन में एंकर्ड करने के लिए ये क्या हो सकता है, एक कोई फैटी एसिड हो सकता है, ठीक है, या कोई टर्पीन जैसे आप कह सकते हो आइसोप्रीन यूनिट हो सकता है। तो फैटी एसिड आपको पता है ज्यादातर माइरिसिटिक एसिड या पामेटिक एसिड यूज करते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे रास प्रोटीन है या जी प्रोटीन है वो ट्रांजिएंटली थोड़ी देर के लिए मेम्ब्रेन में एंकर्ड होती है, तो उनमें लिपिड एंकर्ड ही प्रोटीन वो जो लिंकर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन कैसे हैं? यानी कि ये फैटी एसिड है या कोई आइसोप्रीन यूनिट है तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड से लगा है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड से लगा है तो इसको क्या बोल देंगे, कोवैलेंटली लिंक्ड प्रोटीन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होती हैं, एक होती हैं नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड। नॉन कोवैलेंटली लिंक जो होती हैं वो होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन,
और कोवलेंटली लिंक्ड जो कि आइसोप्रीन यूनिट से लगी हैं या फैटी एसिड लगा है। तो जनरली माइरिस्टिक होता है ग्लाइसिन से, इंटेक्ट होता है N-टर्मिनल, और फॉर्मेटिक होता है सिस्टीन से। ये बनाता है आपका इमाइड बॉन्ड, ये बनाता है थायो ईथर बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों चीज दी हुई हैं और स्पेशली फोकस किया गया N-टर्मिनस पर, और हमारे ऑप्शन में सिस्टीन है भी नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछने प्रोग्रेशन अक्रॉस G1 S बाउंड्री फॉलोड बाय एंट्री इनटू S फेज इज promoted by the activation of which of the following protein complex। ठीक है, तो इसका बेसिक सा क्या है, G1 में सेल होती है, फिर S में जाती है, फिर अपना M में जाती है, सॉरी G2 में जाती है, फिर M में जाती है। ठीक, तो यहाँ डिवाइड कर जाएगी सर। G1 के बाद में जब S फेज में जाने वाली होती है सेल, तो उसको क्या बोल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। और G1 की साइक्लिन होती है आपकी, पता ही है आपको, साइक्लिन D एंड CDK4। तो कोई भी सेल है जब इसमें एंट्री करेगी तो सबसे पहले इन सब की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। और जो आरबी प्रोटीन है जो कि इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर काम करती है, आरबी प्रोटीन क्या करती है, आरबी प्रोटीन E2F को बाइंड किए रहती है, और आरबी प्रोटीन को यही साइक्लिन सबसे पहले फॉस्फोरिलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबी प्रोटीन निकल जाती है, और अपना ये जो E2F है ये फ्री हो जाता है, और ये न्यूक्लियस में जाके बहुत सारे अपने आप को भी सिंथेसिस इंक्रीज कर जाता है। और इसके अलावा जो साइक्लिन ई है, जो कि क्योंकि देखो साइक्लिन डी CDK4 मिड G1 में एक्टिवेट होता है, और जो जस्ट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के पास एक्टिवेट होता है साइक्लिन, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर एक्टिवेट होता है साइक्लिन ई और CDK4। ठीक, जब ये साइक्लिन ई CDK4 बहुत ज्यादा बन जाते हैं, साइक्लिन ई भी बनना है बहुत ज्यादा, ठीक है, और साइक्लिन ए भी बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो आने वाले एस फेज है उसका CDK भी बनता है, CDK2, ये भी इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे ही ये एस क्रॉस कर जाता है, ठीक है, लेट जीवन में जो काम करता है वो साइक्लिन ई CDK4 काम करता है। जैसे ही एस फेज में एंट्री कर जाता है, तो एस फेज में आने के बाद में आप कह सकते हो जस्ट एस फेज में एंट्री किया है, तो वहां पर कौन काम करेगा, वहां पर आपका काम करता है साइक्लिन ई, जो कि CDK यूज कर लेता है एस फेज का, CDK2। ठीक है, तो पता चला कि जैसे ही आपका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस होता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस होने से पहले यानी कि मिड जीवन में आपका काम करता है साइक्लिन डी CDK4। साइक्लिन डी CDK4 की वजह से आरबी रिलीज हो जाता है, आरबी की रिलीज होने की वजह से E2F बहुत सारे एंजाइम्स उसमें अपने आप को भी बनाता है, साइक्लिन ई बनाता है, साइक्लिन ए भी बनाता है, CDK2 भी बनाता है। जस्ट एंड पर यानी कि लेट जीवन में साइक्लिन ई CDK4 के साथ में काम करता है और ये क्रॉस कर जाता है। लेकिन क्रॉस करने के बाद में आपका CDK2 भी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा हुआ होता है और साइक्लिन ई भी बढ़ा हुआ होता है। तो शुरू के एस फेज में आप कह सकते हो, शुरू के एस फेज में कौन काम करेगा, साइक्लिन ई CDK2। लेकिन जो एस फेज का जो मिडिल आएगा, जो मेन पोर्शन आएगा, उसमें हमेशा काम कौन करेगा, साइक्लिन ए एंड CDK2। जो एस फेज का साइक्लिन CDK है वो है आपका, ये एस फेज का है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एंट्री जब हो जाती है उसके बाद में कौन सा एक्टिवेट होता है, तो आपको राइट आंसर निकालना है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साइक्लिन ए CDK2। ठीक है, तो पार्ट बी के 4 क्वेश्चन हो गए। पार्ट बी का जो 5वां क्वेश्चन था जो कि कोर सेल बायोलॉजी से था, वो तो कैंसर से रिलेटेड था। उसमें पूछा है बेसिक क्वेश्चन है, ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय। तो ट्यूमर्स हैं जो भी कैंसर हैं वो कैसे क्लासिफाइड किए गए, वो बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोगों की जो 3 जर्मिनल होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है,
तो यही बेसिक 3 जर्म लेयर हैं, इनके बेस पर ही क्लासिफाइड किया गया है। एक्टो और एंडो से जो ओरिजिनेट होते हैं उनको बोल देते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। और जो मीजो यानी कि किडनी वगैरह से, वो होता है आपका सार्कोमा, यानी कि न्यूरल या एपिथेलियल सेल स्किन कैंसर जो है वो सब कार्सिनोमा में आता है, ठीक है। सार्कोमा मीजोडर्मल, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो उनकी ओरिजिन मीजोडर्मल है, वो सार्कोमा में आते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट है या जो मोस्टली पाया जाता है कैंसर, वो आपका सार्कोमा होता है, ठीक। इसके अलावा ब्लड सेल्स, हालांकि ब्लड जो सेल्स हैं वो भी मीजोडर्मल ही ओरिजिन है उनका, फिर भी ब्लड सेल्स को अलग रखा गया है, जैसे ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स या कोई भी ब्लड सेल से रिलेटेड कैंसर अगर होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैं किया होगा। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन क्या था, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन बिगर देन 50 kd अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप रिक्वायर। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी प्रोटीन है, आपको पता है कि साइटोसोल में राइबोसोम है और ये प्रोटीन बन रही है। अगर इस प्रोटीन के पास में एक सिग्नल है ईआर में जाने का, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगी, ईआर में जाएगी, रफ ईआर में जाएगी। अगर यहाँ रहना चाहती है तो यहाँ रह जाएगी, वरना कहाँ जाएगी, गोल्जी अपैरेटस में, या तो कहाँ जाएगी, लाइसोसोम में, या तो कहाँ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो रहेगी, आप कह सकते हो ये तो इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकती है या सिक्रीटरी हो सकती है, ठीक। अच्छा, ये जो पाथवे है आपका, ये जो पाथवे है प्रोटीन टारगेटिंग का, ये वेसाइकल्स के थ्रू कनेक्टेड, ईआर से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये वेसाइकल के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिक्रीटरी पाथवे, सिक्रीटरी पाथवे। तो सिक्रीटरी पाथवे ये हो गया। अच्छा, मान लो ये प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या ये प्रोटीन को कहीं नहीं जाना है, तो अगर कहीं नहीं जाना है तो इसके पास में सिग्नल ही नहीं होगा, मान लो कोई सिग्नल नहीं है, तो ये कहाँ रह जाएगी, साइटोसोल में। अगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, क्लोरो में जाना है तो क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, पराक्सीसोम में जाना है तो पराक्सीसोम में जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस में जाना है तो न्यूक्लियस में जाएगी। तो इनमें कोई वेसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वेसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको बोल देते हैं नॉन सिक्रीटरी पाथवे। ओके, देखिए जो पराक्सीसोम है उसके लिए तो ठीक है, उसमें भी फोल्डेड प्रोटीन जाती है। न्यूक्लियस में ये है कि न्यूक्लियस में बहुत सारी प्रोटीन पैसिव जाती हैं। अगर न्यूक्लियस, अगर हम ये माने कि आउटर इनवेलप है, ठीक है, तो ये जो इनका जो पोर होता है न्यूक्लियस का, बहुत सारी प्रोटीन कैसे जाती है, पैसिव चली जाती हैं। लेकिन मोर देन 50 kd की प्रोटीन पैसिव नहीं जाती हैं, उनके लिए एनर्जी यूज होती है। और इन प्रोटीन्स को ले जाने के लिए भी प्रोटीन्स होती हैं, जिनको क्या बोल देते हैं, इम्पोर्टिन, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पोर्टिन। तो इम्पोर्टिन जो प्रोटीन है उनकी भी फैमिली है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। खास बात यह है कि जो अल्फा है वो हमेशा बीटा के साथ में काम करती है, लेकिन अगर इम्पोर्टिन बीटा है वो अपने आप काम कर सकती है। कहने का मतलब कि इम्पोर्टिन अल्फा तो हेल्प लेती है इम्पोर्टिन बीटा की किसी प्रोटीन को ले जाने के लिए जो कि 50 kd से ज्यादा है, लेकिन अगर इम्पोर्टिन बीटा है वो खुद सफिशियंट होती है किसी प्रोटीन को न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, इनसाइड ले जाने के लिए, ठीक है। अब पार्ट सी के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही दिया हुआ है। हालांकि इसका क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या था वो आपका थर्ड वाला था, ठीक है। थर्ड में आपका क्या था, ये जो सी वाला ऑप्शन था ये गलत था, बाकी सारी चीजें सही थे। रेंज जीटीपी लेवल आर हायर इन न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कैन शटल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, export of mRNA is not directly dependent on RNA or sorry RAN, tRNA and mRNA export is mediated by exportin, ठीक है। ये बेसिक था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो जैसे कि ये प्रोटीन है, इसको कार्गो हम मान लेते हैं, कार्गो इन द सेंस कि इस प्रोटीन को जाना है,
और ये अपना इम्पोर्टिन है, इम्पोर्टिन बीटा ही मान लेते हैं, मान लो इम्पोर्टिन बीटा है। इस प्रोटीन को इनसाइड जाना है, इनसाइड जाना है इन द सेंस कि ये न्यूक्लियस में जाएगी। अच्छा, न्यूक्लियस में जैसे ही ये प्रोटीन जाएगी, ये प्रोटीन जो कार्गो प्रोटीन जाएगी और इम्पोर्टिन ने इसको पकड़ के इम्पोर्टिन ले गई है। लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है, जो रैन प्रोटीन है, जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है रैन जीटीपी के फॉर्म में। ये इस जीटीपी के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का रीजन ये है कि रैन जो जीडीपी के फॉर्म में है वो कन्वर्ट कर दी जाती है जीटीपी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, उस क्रोमेटिन से रिलेटेड एक जीईएफ है। अगर आपने पढ़ा होगा जीईएफ के बारे में, तो जीईएफ होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड मतलब जीटीपी और या जीटीपी कोई भी हो सकता है, एक्सचेंज फैक्टर। अच्छा, तो ये करता क्या है, ये एक्सचेंज करवाता है, ये जो जीडीपी को है उसको रिलीज करवा देता है और जीटीपी को लगवा देता है। तो ऐसे होता क्या है कि न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेशन जो जीटीपी का है, बॉन्ड जीटीपी बॉन्ड रैन का है, वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इम्पोर्टिन ये अपनी कार्गो प्रोटीन को ले जा रहे हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में इसका क्या इंटरेक्शन हुआ किसके साथ में, जी रैन जीटीपी बॉन्ड फॉर्म वाले रैन के साथ। जैसे ही ये रैन इंटरेक्ट कर जाती है, ठीक है, ये जैसे ही रैन इंटरेक्ट कर जाती है इम्पोर्टिन के साथ में, तो इम्पोर्टिन की जो एफिनिटी है अपनी कार्गो से वो कम हो जाती है और ये अपनी कार्गो को रिलीज कर देता है, और इसको आना भी यही था। तो होता क्या है कि ये अपनी हो गई थी इम्पोर्टिन, और इसके साथ में लग गया कौन, रैन। रैन कैसे लग गया, जीटीपी बॉन्ड फॉर्म में। अब ये आगे जाके ऐसे दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर से निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स है, कि यहाँ भी है, आप यहाँ भी इसको मान लीजिए, ये बहुत ही हैवी कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूक्लियर जो पोर्शन रीजन है, जो कोर रीजन है इसका, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट होते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट में भी गैप लगा रहता है, ठीक है। गैप क्या है, गैप है एक जीटीपेज एक्टिवेटिंग फैक्टर या प्रोटीन, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब क्या होगा, जैसे ही ये इम्पोर्टिन के साथ में रेन जीटीपी बॉन्ड फॉर्म में बाहर की तरफ जा रहा होगा, उसका इंटरेक्शन हो जाएगा गैप के साथ में, और गैप क्या करेगा, इस रेन जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करवाएगा, प्रोमोट करवाएगा। जिससे क्या होगा, रैन जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पीआई रिलीज हो जाएगा। जब पीआई रिलीज हो गया तो अब रैन किस फॉर्म में आ गया, रैन जीटीपी के फॉर्म में आ गया। अब हमको पता ही चला कि रैन जीटीपी के बाउंड में फॉर्म में तो इसकी एफिनिटी थी इम्पोर्टिन के साथ में, लेकिन अब रैन जीटीपी के फॉर्म में हो गया, अब एफिनिटी इसके साथ में नहीं रहेगी। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट इम्पोर्टिन भी अपना फ्री हो जाएगा और इम्पोर्टिन फर्दर साइकिल करने लगेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो इम्पोर्टिन है वो सटल होते रहते हैं बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। देखो ये साइटोसोल में है, फिर न्यूक्लियस में आई, ठीक है, फिर साइटोसोल में आई। दूसरी चीज क्या पता चली कि जो रैन जीडीपी का कॉन्सेंट्रेशन है बाहर ज्यादा होता है, ठीक है, और रैन जीटीपी का कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस में ज्यादा होता है। न्यूक्लियस में इसलिए ज्यादा होता है कि न्यूक्लियस में जीईएफ है, बाहर इसलिए ज्यादा होता है जीडीपी बॉन्ड वाला कि वहां बाहर गैप, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे जैसे एमआरएनए है, ठीक है, तो एमआरएनए के लिए ये वाला सिस्टम काम नहीं करता, उसमें बहुत सारी टैप प्रोटीन होती हैं, वो जो एक्सपोर्टिन काम करती हैं। तो नॉर्मल जो सिस्टम है रैन वाला, जिसमें रैन की जरूरत पड़ती है, तो एमआरएनए के एक्सपोर्ट में रैन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ज्यादातर आप सकते हो 99% जो एमआरएनए होते हैं उनका जो एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस से जो बाहर जाते हैं, उनमें उनको एक्सपोर्टिन या रैन सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कुछ सेलेक्टेड प्रोटीन्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्टिन के तरीके से काम करती हैं, वही हेल्प करती हैं, ठीक है। तो
तो ये भी हमको पता चला कि जो mRNA है उसका जो एक्सपोर्ट है वो रेन इंडिपेंडेंट है, उसके लिए रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है रेन जीटीपी लेवल आर हायर इन न्यूक्लियस देन साइटोसोल, तो आपको पता है ड्यू टू जीईएफ इन न्यूक्लियस, अभी हम लोगों ने देखा। न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर, देखो न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर या इम्पोर्टिन एक ही चीज है, ठीक है, इसको न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर बोलते हैं। आप इम्पोर्टिन बीटा समझ सकते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कैन शटल बिटवीन, ये भी बात सही है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ए बी सही, तो ए बी तो सही हो गया, वो तो फर्स्ट में भी मिल रहा है। सी देख लेते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर टू ट्रांसपोर्ट रेन जीडीपी इनटू साइटोसोल, देखो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ तक बात हुई थी कि रैन यहाँ पर जीडी बॉन्ड फॉर्म में आ गया, लेकिन अब रैन ये जीडीपी बॉन्ड फॉर्म में तो आ गया, जीडीपी बॉन्ड फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि बाहर की तरफ क्या था, गैप था। अब इसको फिर से जाना है न्यूक्लियस में, तो इसको जो फिर से जाना है न्यूक्लियस में, इसमें हेल्प करता है आपका न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर होता है, सॉरी न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2। वो क्या करता है, इस रैन जीटीपी बॉन्ड फॉर्म को अपने साथ में मिलके न्यूक्लियस में ले जाता है। तो पता है चला न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 क्या कर रहा है, साइटोसोल से न्यूक्लियस में ले जा रहा है रैन जीटीपी को, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है आपके कि ये कहाँ से ले जा रहा है, इनटू साइटोसोल, मतलब ये बता रहा है कि न्यूक्लियस से साइटोसोल, तो ये तो स्टेटमेंट उल्टा अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। बाकी डी वाला भी ऑप्शन सही है और ई वाला भी ऑप्शन सही हुई है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पार्ट सी का। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी क्योंकि उन्होंने बता दिया था फर्स्ट ऑप्शन में कि आरबी बाइंड टू ईटूएफ इन द साइटोसोल एंड प्रिवेंट ईटूएफ एंट्री इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। हालांकि ऐसा भी होता है कि आरबी जो होती है वो बाइंड किए रहती है ईटूएफ से, ठीक है, और ईटूएफ का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना, लेकिन जब तक आरबी बाइंड किए रहती तब तक ये अपना काम नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एचडैक रिक्रूट रहता है और ये होता है न्यूक्लियस में। इन्होंने बताया कि ये साइटोसोल में होता है, ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं कि साइटोसोल में भी होता है, बाइंड किए रहता है, इसलिए इसको भी इन्होंने सही भी मान लिया है। दूसरा क्या है, आरबी इज फॉस्फोरिलेटेड बाय साइक्लिन ए सीडी के, देखो साइक्लिन ए और सीडी के 4 इसका को तो मेल नहीं है क्योंकि साइक्लिन ए किसका है, एस फेज का, तो बात यहीं से खत्म हो गई। और आरबी उसकी जरूरत पड़ती है कहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पर, ये G1 है, ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, यहाँ पर एस है, तो यहाँ का साइक्लिन यहाँ पर काम थोड़ी करेगा, तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक। फास्फो आरबी एक्टिवेट E2F, तो जब जब भी फास्फोरिलेशन इसका हो जाता है तो ये एक्टिवेट इन द सेंस कि ये अपना आप काम कर सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। E2F एक्टिवेट साइक्लिन ई, ठीक है, उसका भी ट्रांसक्रिप्शन ये बढ़ाता है, विच प्रोमोट G1S ट्रांजिशन, ये अभी बताया था, ठीक है, कि जो मिड जीवन में तो साइक्लिन डी काम करता है और लास्ट में क्या करता है, साइक्लिन ई, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट वही वाला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं, ए सी डी, ठीक है, अगर मोर करेक्टली देखें तो सी डी सही होना चाहिए, लेकिन ए सी डी भी उन्होंने मान लिया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, टू delineate the step in ER transport, a PhD student homogenized pancreatic acinar cells to isolate microsomes which retain most of the biochemical properties of the ER. For this experiment, the student has planned a number of control as mentioned below. देखिए कंट्रोल इसमें उन्होंने क्या किया है कि कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, ठीक, कंट्रोल कैसे बनेंगे, कंट्रोल ऐसे बनेंगे कि जो अपना माइक्रोसोम है, माइक्रोसोम आप समझ रहे होंगे, मान लो ये सेल्स है और ये इसका ईआर है, स्पेशली क्या है, रफ ईआर है। अब इस सेल को होमोजेनाइज करोगे तो ईआर जो होगा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, तो इन्हीं को ईआर को क्या बोल देंगे, माइक्रोसोम बोल देंगे, ठीक। और इन ईआर में बहुत सारी प्रोटीन्स भी होंगी,
सभी में एक ही जैसी कंडीशन मान लेते हैं, हमने 4 सेट बना लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऐसा होगा, अगर हम इसको डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं, डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट से ट्रीट करेंगे तो ये रैप्चर हो जाएगी। तो जब मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो ठीक है, रैप्चर हो जाने के बाद में हम डिटर्जेंट अगर निकाल लेंगे तो फिर से ये रीसील हो जाएंगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बन ही जाएंगे। लेकिन साथ साथ में हमने क्या कर दिया इसका, प्रोटीएज। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो मेम्ब्रेन को हमने रैप्चर कर दिया, और रैप्चर करने के बाद में जो उसमें कंटेंट था प्रोटीन्स का, वो भी प्रोटीएज डालने से टूट गए। तो ये तो हमारा कंट्रोल नहीं बन सकता ना, ये तो हमारा कंट्रोल नहीं बन सकता। हमको कॉम्बिनेशन बनाना है उन स्टेटमेंट के जो कि कंट्रोल बनाए। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहीं से। ठीक है, तो ए जिसमें भी होगा वो नहीं होगा, इसमें भी है और ए इसमें भी है। अब बी डी सही है कि बी सी डी सही है वो देखना है। बी में देखते हैं, ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद प्रोटीएज। अगर मान लो वन सेट ऑफ इसको इसको मान लें, ये क्या है, प्रोटीएज से ट्रीट कर दें। देखिए प्रोटीएज खुद अपने आप में एक एंजाइम या प्रोटीन है, और ये अब एंजाइम या प्रोटीन इनसाइड थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने आप थोड़ी चली जाएगी। इस केस में क्या होता, डिटर्जेंट ने तोड़ दिया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर कर दिया था, तब तो इंटरनल उसके कंपोनेंट टूट गए थे प्रोटीन वाले। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं, डिटर्जेंट तो है नहीं, तो प्रोटीज जा ही नहीं पाएंगे इनसाइड, तो ये जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ट्रीट कर दें चाहे माइक्रोसोम को विद प्रोटीज से, तब भी कंट्रोल बना रहेगा। सी वाला केस क्या है, ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से भी ट्रीट करेंगे, तो बात तो न्यूक्लियस भी एक प्रोटीन है ना, और न्यूक्लियस अगर चला भी जाता तो इसमें कोई डीएनए कंटेंट तो है नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी समझ लो एक टाइप का प्रोटीज की तरीके से तो वर्क कर रहा है। प्रोटीज तो प्रोटीन को तोड़ेगा, न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन है तो न्यूक्लियस और प्रोटीज आपस में प्रोटीन, वो इनसाइड तो जा नहीं पाएंगे। तो इसका भी कंट्रोल बना सकते हैं। बीसी तो हमारा सही हो गया। ठीक, तो लास्ट देख लेते हैं कि ट्रीट वन सेट ऑफ माइक्रोसोम विद डिटर्जेंट। देखो डिटर्जेंट से अगर हम ट्रीट कर दें तो क्या होगा, मेम्ब्रेन तो रैप्चर हो जाएगी, लेकिन इसका जो मिक्सचर्स है, जो भी प्रोटीन्स है, ठीक है, वो तो कुछ गड़बड़ी नहीं होंगे। आगे जाके अगर डिटर्जेंट निकाल लें फिर ये रीसेल होके वही कंपोनेंट और वही सारी चीजें बन जाएंगी, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एसीडी, जो कि सॉरी बीसीडी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलुलर एक्टिन लेवल कैन बी एज हाई एज 100 to 400 micromolar of this unpolymerized actin concentration can be as much 50 to 200 micromolar. However, the critical concentration for actin polymerization in vitro is about 0.2 micromolar. Some of the following protein inhibit polymerization of actin in the cells. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इन विट्रो 0.2 माइक्रोमोलर अगर हमारे पास एक्टिन है, ठीक है, 0.2 माइक्रोमोलर एक्टिन है, तो ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप कह सकते हो कि 0.2 के ऊपर अगर है तो ये इसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस कि 0.2 मिलीमोलर अगर एक्टिन आपके पास में है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा एक्टिन है, तो नेट रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। लेकिन इन वीवो क्या होता है, इन वीवो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, 100 to 400 माइक्रोमोलर। ठीक है, और उसमें क्रिटिकल भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए, 50 से 200। तो सेल्स के अंदर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्स में बहुत सारी और भी प्रोटीन्स हैं, जो अगर मान लो ये एक्टिन अगर बन गई, ये एक्टिन मान लो ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर हम बना लें। देखो इन विट्रो में तो हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, एक्टिन ही ले रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है। लेकिन इन विवो में इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटीन होंगी जो प्रमोट करेंगे एक्टिन को लगाने में, लेकिन बहुत सारी प्रोटीन ऐसी होंगी जो रिलीज भी करवाएंगी। तो ओवरऑल क्या होगा,
ओवरऑल जो रिजल्ट है, जो मीडियम है, जो साइटोसोल्स है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा रहेगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन इनहिबिट भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि देखते हैं आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कैप जेड प्रोटीन हो गई, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कोफिलिन हो गई, ठीक है, ये सारी क्या होती है, सीवियर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, हालांकि इनकी हेल्प से जरूरी भी होती हैं। इसके अलावा क्या हो गया, ट्रोपोमॉडुलिन हो गई, ठीक है, थाइमोसिन बीटा हो गई, जो कि मान लो कोफिलिन है, थाइमोसिन बीटा यहाँ पर रिजर्वायर के तरीके से काम करती है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर प्रोफिलिन यहाँ से ले लेता है। प्रोफिलिन क्या ले लेता है, प्रोफिलिन थाइमोसिन बीटा का जो रिजर्वायर है, जो कि बहुत सारे एक्टिन मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए हैं, उनसे ले लेता है और इसके प्लस एंड पर प्रोवाइड करता है। बहरहाल ये तो बहुत ज्यादा फिर डिटेल में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आंसर आपको एग्जैक्ट ज्यादा क्लियर भी नहीं है तब भी 100% सही कर सकते थे, इसलिए क्योंकि ये सारी जो प्रोटीन है वो एक्टिन से रिलेटेड है, 1 2 3 वाली, और जो एक्स मैप है तो इसी में उसका नाम छुपा हुआ है, जीनोपस माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि जीनोपस का माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल की माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो एक्समैप है, मैक प्रोटीन या टाउ प्रोटीन, वो सब किस में आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल में। तो यही से आंसर आपका निकल आता, आपका राइट आंसर एबीसी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस एक, अगर एक नहीं मिल रहा था दो आप मिला लेते तो सही हो जाता। फाइब्रोनेक्टिन के बारे में बहुत ही फेमस ही है कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसका क्या होता है, सिंगल जीन होता है, और उस सिंगल जीन से बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं। तो आपको पता है सिंगल जीन से मल्टीपल प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, क्योंकि एक जीन से डिफरेंट काइंड के एमआरएनए बनेंगे ना। तो बी का हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ही आप अगर मिला लेंगे तो उसी से निकल आएगा, और किसी में है नहीं। फिर भी देख लेते हैं, जो आपका इंटीग्रिन है, तो इंटीग्रिन क्या है, वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी है, इसके अलावा एज रिसेप्टर भी काम करता है। वो क्या है, हेट्रोडाइमेरिक है, अल्फा बीटा सब यूनिट का। ठीक है, इसी उनके कंपोनेंट और बाइंड करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो क्या था, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ बेसल लेमाइना। हालांकि बेसल लेमाइना जो होता है, जो आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें जो एबंडेंट प्रोटीन होती है वो लेमिनिन ही होती है। ठीक है, लेमिनिन भी स्ट्रक्चरली प्रोटीन है जो कि इसके बेसल लेमाइना रीजन में रहते हैं। इसके अलावा जो अगर दूसरी प्रोटीन देखें तो वो कौन सी मिल गई आपकी, नाइट्रोजन। ठीक, वाइमेंटिन आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। सिक्स सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकलाइज इंक्रीज इन द साइटोसोलिक लेवल ऑफ फ्री कैल्शियम आर क्रिटिकल टू इट्स फंक्शन एज सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, कार्मोडोलिन ए स्मॉल साइटोसोलिक प्रोटीन मीडिएट मेनी सेलुलर इफेक्ट ऑफ कैल्शियम, which of the following is not correct for calcium कार्मोडोलिन इंटरेक्शन। तो इसमें देखो ये 6 उन्होंने बाइंडिंग साइट बता दी है, हालांकि कार्मोडिलिन में कितनी बाइंडिंग साइट होती है, 4 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे पाथवे होते हैं जो कैल्शियम फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, फास्फोलाइपेज सी बीटा, और मान लो ये जीपीसीआर है। ठीक है, ये आपका एस्टिलकोलिन है। ठीक, ये एस्टिलकोलिन है, और ये मान लो एंडोथेलियल सेल्स है, ये एक्टिवेट करता है जाके आपका जी प्रोटीन को, और जी प्रोटीन एक्टिवेट करती है ये फास्फोलाइपेज सी, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड्री प्रोटीन है, और ये भी। अब फास्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है, जो मेम्ब्रेन में आपकी जो मेम्ब्रेन लिपिड है उस पर वर्क करता है। वो कौन सी होती है, फास्फेटाइडिल इनएसिटोल 4,5 बिसफास्फेट। फास्फेटाइडिल इनएसिटोल 4,5 बिसफास्फेट पर जब ये काम करेगा तो क्या बनाएगा, IP3, और IP3 बनेगा और डैग बनेगा। IP3 गेटेड चैनल होते हैं कहाँ पर, आपको पता है, कैल्शियम चैनल जो होता है IP3 गेटेड, वो होता है आपका ER पर। तो जैसे ही IP3 लगता है, ठीक है, क्या निकलने लगता है, कैल्शियम।
कैल्शियम के दो काम होते हैं, या तो ये डैग के साथ में मिलके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, वो अपना फर्दर काम करते हैं। एक तो ये पाथवे हो गया कैल्शियम का। दूसरी तरफ कैल्शियम का काम ये होता है, कार्बोनिल प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके साथ में मिलकर ये अपना बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक। अच्छा, ये कार्बोनिल में होता है आपका ईएफ मोटिव। ईएफ मोटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में। तो ये मोटिव कुछ हैंड टाइप का होता है, हैंड मोटिव भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कितने बाइंडिंग साइट होती हैं? 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो कार्बोनिल में 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती हैं, जो कि कैल्शियम को बाइंड करके एक कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, यही बहुत सारी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। उनमें से एक आपका हो गया एनोसिंथेज भी होता है, ठीक है, एनोसिंथेज भी होता है। जब एनोसिंथेज एक्टिवेट होता है तो क्या बनता है? एनो बनता है। एनो जाके वेजोडाइलेशन भी करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो ये, ठीक है, वेजल्स है और ये आपकी स्मूथ सेल्स हैं। ये वेजल्स में जो फेस कर रही हैं तो ल्यूमन वो कौन सी होती हैं? एंडोथेलियल सेल्स, वही हमने ये बनाई है। तो मान लो ये एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है, इसमें एनो बन जाएगा और एनो रिलीज होता है, ये मसल सेल्स में जाता है और इस मसल सेल्स क्या करता है? ये रिलैक्सेशन करवाता है। बहरहाल फोकस करते हैं इस पर, इस पाथवे पर। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनिल से बाइंड करता है 4 साइट पर, ठीक है। तो यही चीज इनकरेक्ट, बाकी चीजें तो सही है। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम कॉज कार्बोनिल टू अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज, ये भी बात सही है। सिंस बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इज कोऑपरेटिव, ये एक बाइंड करता है, दूसरा भी बाइंड करता है। वन ऑफ द एंजाइम एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम कार्बोनिल इज a CMP phosphodiesterase भी है, which degrade CMP and link calcium and CMP signaling, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने एनो बता दिया। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स किसको एक्टिवेट करता है? ठीक है, साइक्लिक एमपी फास्फोडाइस्टेरेस को। तो आपने देखा होगा एक जीपीसीआर के थ्रू पाथवे चलता है, वो एनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट कर जाता है। फिर उससे क्या होता है? साइक्लिक एमपी बढ़ता है और वो अपना प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। अब ये क्या करेगा? ये पाथवे, ये मान लो ये एक पाथवे है, ये सेकेंड पाथवे है। इस पाथवे में साइक्लिक एमपी कार्बोनिल वाला सिस्टम जो क्या करता है? फास्फोडाइस्टेरेस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक पाथवे दूसरे पाथवे से लिंक हो गया ना, इसकी वजह से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो कि कैंसर से रिलेटेड आया हुआ था। उसमें क्या है? स्टेटमेंट दिए हुए हैं कैंसर सेल्स और कैंसर स्टेम सेल्स के बारे में। तो नंबर 1 क्या है? स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। कैंसर सेल्स मोस्टली हैव म्यूटेशन वेयर एज कैंसर स्टेम सेल्स डू नॉट। सही बात है, तो ये तो सही हो गया, ठीक। कैंसर सेल्स divide to form two different population of cells whereas cancer stem cell do not divide। ये अपोजिट चीज हो गई, ठीक। कैंसर सेल भी डिवाइड करती है और कैंसर स्टेम सेल भी। ये कैंसर सेल हो गए, ये कैंसर स्टेम सेल हो गए। लेकिन कैंसर स्टेम सेल क्या करती है? जब डिवाइड होती है, जब भी डिवाइड होती है, क्या स्टेम सेल की खास बात है, वो अपनी जैसी जरूर बनाती है, सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कैंसर सेल्स स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड, तो यही से स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो बी तो होगा नहीं, तो बी आपको जहां मिले वो नहीं होगा। कैंसर स्टेम सेल्स कैन अंडरगो सेल्फ रिन्यूअल वेयरएज कैंसर सेल्स कैन नॉट। ये बात सही है, सी वाली बात बिल्कुल सही है। देखो कैंसर, जो कैंसर सेल्स है वो डिवाइड होंगी, अपनी जैसी बहुत सारी बनाएंगे, क्लोनल सिलेक्शन टाइप का होता है उनका, ठीक है। अब ये आगे जाके अपनी जैसी बहुत सारी बनाएंगे, जैसे ठीक है। तो ये क्या होगा? एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, लेकिन कोई स्टेम सेल नहीं है ये, ठीक है। कैंसर सेल्स, तो यानी कि ए और सी वाला राइट आंसर यहीं से निकला है। फिर भी देख लेते हैं। कैंसर सेल्स आर प्रीडोमिनेंटली रेसिस्टेंट टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। देखो मान लो ये कैंसर सेल्स है,
तो कोई ड्रग अगर डाला आपने, ठीक है, मान लो ये हाइड्रोफोबिक ड्रग है, तो आपके पास में जब ड्रग डाल रहे हो तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, या मान लो कि 1000 मालिक्यूल्स है, और जब 1000 मालिक्यूल्स है, ये अभी 500 मालिक्यूल्स है। लेकिन कुछ कैंसर सेल्स में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसको क्या होती है, वापस बैक कर देती है, ठीक है। जब वापस बैक कर देगा तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, बाहर मान लो 1000 मालिक्यूल्स है ना, अंदर 500 गया था, तो ये कैसा होगा, एक्टिव पंपिंग हो गई आउटसाइड, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट हो गया कीमोथेरेपी ड्रग, ठीक है, रेसिस्टेंट हो गए, जैसे विनब्लास्टिन वगैरह हो गया, ठीक है, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये जो पंप है, इसी को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, एमडीआर प्रोटीन। वो क्या करता है, एक्टिवली पंप कर देता है, ये एज ए वैक्यूम काम करता है, बाहर कर देता है। तो जो विनब्लास्टिन है या कीमोथेरेपेटिक ड्रग है, उसका इस पर कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक तो बात सही थी, बहुत सारी होती हैं, लेकिन रेडिएशन रेडिएशन का कोई ताल्लुक नहीं। अगर रेडिएशन इसको देंगे तो उसके जरूर 100% फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा रेडिएशन के। तो स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही था, रेसिस्टेंट हो सकती हैं बहुत सारे ड्रग्स से, लेकिन रेडिएशन से रेसिस्टेंट नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कैंसर स्टेम सेल्स आर फाउंड ओनली इन द बोन मैरो एंड प्लेसेंटा, ऐसा नहीं है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो यहाँ से कैंसर ओरिजिनेट होता है वहां भी कैंसर के स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।